जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के प्रमुख शासक स्कंदगुप्त के बारे में समझेंगे। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक होता है। इसके बाद जितने भी शासक होते हैं वो प्रतापी नहीं होते हैं, धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन होने लगता है और इसका अंतिम शासक होता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बाद गुप्त वंश की समाप्ति हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप पीसीएस या फिर किसी वनडे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर है, स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वरण किया था। तो जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा कहा जाता है, ऐसा साक्ष्य मिलता है कि लक्ष्मी ने इसका वरण किया था। अब इसका कोई साक्ष्य भी मिलना चाहिए, तो स्कंदगुप्त की लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों पर लक्ष्मी जो राजा है स्कंदगुप्त को कोई वस्तु प्रदान करते हुए चित्रित की गई है। तो जो इसने स्वर्ण के सिक्के मतलब सोने के सिक्के चलाए हैं उस पर माता लक्ष्मी इसको कुछ प्रदान करती हुई अंकित की गई है। स्कंदगुप्त के स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय में ही गुप्त स्वर्ण मुद्राएं 144 ग्रेन में ढाली गई। ग्रेन सिक्कों का वजन मापने का एक मात्रक होता है, तो स्कंदगुप्त के समय में ही 144 ग्रेन वजनी सिक्के ढाली गई। लक्ष्मी या राजलक्ष्मी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं स्कंदगुप्त ने ही चलाई थी। स्कंदगुप्त ने तांबे का कोई भी सिक्का प्रचलित नहीं किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुप्त वंश का ऐसा शासक जिसने तांबे का कोई सिक्का नहीं चलाया तो स्कंदगुप्त है। हूणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। जो हूण थे उन्होंने भारत पर जब आक्रमण किया था तो पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। हूणों का नेता खुशनवाज था, ये भी बिंदु इंपॉर्टेंट है। हूणों का नेता कौन था? खुशनवाज। भीतरी स्तंभ लेख में स्तंभगुप्त स्कंदगुप्त एवं हूणों के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को परास्त कर दिया। जब हूण आक्रमण करते विदेशी आक्रमणकारी तो स्कंदगुप्त ने बड़ी आसानी से इनको परास्त कर दिया। महमूद गजनबी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के बाद कुमारपाल ने उसका पुनरुद्धार करवाया था। जब महमूद गजनबी ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया तो इसका जो पुनरुद्धार है मतलब फिर से इसे सही करवाना है वो कुमारपाल ने करवाया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति पर्णदत्त था। अब स्कंदगुप्त के शासन में यहाँ पे शासन था पर्णदत्त का। मंदसौर अभिलेख में 10 पुर के सूर्य मंदिर निर्मित करवाने का उल्लेख प्राप्त होता है। महाकवि बाणभट्ट शाहबाद के रहने वाले थे। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम के रचनाकार वाग्भट्ट है। तो अष्टांग हृदयम ये ग्रंथ संबंधित है आयुर्वेद से और इसके जो लेखक है ये वाग्भट्ट है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में सोने के सिक्के का वजन सर्वाधिक था। मतलब इस समय जो सबसे ज्यादा वजनी सिक्का था वो सोने का, मतलब सोने के सिक्के का जो वजन था सबसे ज्यादा था। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर 24% रही थी। अब स्कंदगुप्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख यहाँ पर दिए गए। जैसे पहला है जूनागढ़ अभिलेख। यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, नाम से पता चल रहा है। यह स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण एवं पहला अभिलेख है। तो स्कंदगुप्त का पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा है भीतरी स्तंभ लेख, यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। तो भीतरी स्तंभ लेख ये गाजीपुर में स्थित है। इस लेख में हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण है। भीतरी लेख में स्कंदगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय व कुमारगुप्त की माताओं के भी नाम दिए गए। तो इसमें देखिए स्कंदगुप्त का समुद्रगुप्त का नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है और कुमारगुप्त की माता का भी वर्णन किया गया। कहोम स्तंभ लेख यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। इस लेख में वर्णित है कि भद्र नाम के व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रतिमा बनवाई है। तो भद्र नाम का एक व्यक्ति है जिसने 5 जैन मुनियों की प्रतिमा बनवाई, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया। इंदौर ताम्रपत्र यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, देखिए इंदौर एमपी में है तो ये नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप याद रखिएगा। इंदौर ताम्रपत्र जो स्कंदगुप्त से संबंधित है ये बुलंदशहर में है। सूफिया अभिलेख यह मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। इस अभिलेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। देखिए गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहाँ पर कहा गया, ये सूफिया अभिलेख में कहा गया, एमपी के रीवा में स्थित है। गढ़वा अभिलेख यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यह स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख माना जाता है। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है और अंतिम अभिलेख गढ़वा अभिलेख है। जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है, ये सौराष्ट्र में है और गढ़वा अभिलेख उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर दिया सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख सिक्कों के बारे में जो गुप्त वंश के समय में चला करता था। तो सबसे पहले कौड़ियाँ। फाहयान के अनुसार भारत में क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। संपूर्ण प्राचीन और मध्यकाल में कौड़ियों का एकमात्र स्रोत मालद्वीप था। इस तरह की कौड़ियों की प्राप्ति सोहेपुर जो कि वर्तमान में उड़ीसा है और भौंदरी या बहुंदरी गांव जो कि लखनऊ है से हुई है। नारद स्मृति और पतंज महाभाष्य में दिनार का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन काल में लेन देन के लिए कौड़ियों का उल्लेख मतलब कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ये पता कहाँ से चला है, तो ये उड़ीसा और लखनऊ से पता चला है। और नारद स्मृति और पतंज महाभाष्य इसमें दिनार का भी उल्लेख है। सूर्यसेन शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। जो सूर्यसेन के शासक थे उनके सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन किया गया। अब यहाँ पे देखिए सभी शासकों का यहाँ पे बताया गया। अब बताया गया प्रतिहार शासक मिहिर भोज के आदि 12 प्रकार के सिक्कों पर बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय और 12 अवतार का अंकन किया गया। तो प्रतिहार शासक है मिहिर भोज, इनका एक सिक्का है आदि 12, इसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय है और साथ ही साथ 12 का अंकन किया गया। विशलप्रिय चाहमान जो कि चौहान शासक थे, इनका नाम विग्रहराज चतुर्थी के विशल देव के नाम से भी प्रचलित सिक्का है। आगे है अश्वारोही प्रतीक युक्त चांदी के सिक्के चौहान रानी सोमल्य देवी से संबंधित है। तो जिन सिक्कों पर अश्व मतलब अश्वारोही है वो सोमल्य देवी से जुड़े हुए हैं। गधैया सिक्के हूण शासक के ससैनियन सिक्कों का अनुकरण पर चलाए गए। देखिए जैसे हूण शासकों ने ससैनियन सिक्का से चलाया था वैसे गधैया सिक्के चलाए गए। देवता हनुमान का अंकन कदम्ब शासकों एवं चंदेल शासक संलक्षण वर्मा के सिक्कों पर मिलते हैं। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर सर्वप्रथम उमा का अंकन किया गया। तो हनुमान मतलब बजरंगबली का जो अंकन है कदम्ब और चंदेल शासकों ने अपने सिक्कों पर करवाया था। बुद्ध और शिव का अंकन कनिष्क और हुविष्क दोनों की मुद्राओं पर मिलता है। कनिष्क और हुविष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित है उनके सिक्कों पर बुद्ध और भगवान शिव का अंकन मिलता है। कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर मोर की आकृति बनवाई थी। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिली है। बंगाल में चांदी के हरिकेल सिक्के चलते थे। तो बंगाल में जो सिक्का चलता था उसे हरिकेल कहते थे, चांदी का होता था। रजत शतमान का प्राचीनतम उल्लेख मत्रायणी संहिता से प्राप्त होता है। आगे दिया कारसापड़ का पहला उल्लेख साम विधान ब्राह्मण में हुआ है। नागनिका के नाना घाट अभिलेख तथा नहपान के नासिक अभिलेख में कारसापड़ जिसे कि कहापड़ सिक्के कहते हैं इसका उल्लेख मिला है। सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया, तो हिंद यवन शासकों ने। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। और गुप्त की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। आगे गुप्त शासन के पतन के बाद कलचुरी शासक गांगेय देव विक्रमादित्य ने स्वर्ण मुद्रा चलाया। जब गुप्तों का पतन हो गया तो इसके बाद गांगेय देव विक्रमादित्य इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि अमरावती है, मतलब आहत सिक्कों का जो सबसे बड़ा जो टोकन मनी ये अमरावती से मिलता है। हिंद यवन ने मुद्रा बनाने की नई विधि डाई स्काइटिंग की शुरुआत की और सर्वप्रथम ठप्पों से टंकित सिक्के चलाए थे। ज्यादातर हिंद यवन सिक्के वर्गाकार या चौकोर बनाए गए। जो हिंद यवन सिक्के थे आपने ऐसे सिक्के देखे होंगे कभी न कभी, अब तो नहीं दिखाई देते। पहले मतलब छोटे थे हम लोग तो यहाँ पे देखते थे, ये सिक्के चलते नहीं थे लेकिन दिखाई देते थे। हिंद यवनों की टकसाल कपीसा पुष्प कलावती और तक्षशिला में स्थित हैं।
दिमित्री ने स्वयं को सिक्कों पर अपराजित बताया। तो जो दिमित्री हैं इन्होंने अपने आप को अपराजित बताया सिक्कों पर। अर्थशास्त्र में कूट रूपक नामक पद का उल्लेख मिलता है। इसका काम जाली सिक्के बनाना होता था। तो कूट रूपक ये क्या करता था, मूल रूप से जाली सिक्के बनाया करता था। आगे सीसा और पोटीन के सिक्के सातवाहन वंश ने चलाए थे। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कदम्ब शासक शांति वर्मा ने सोने के आहत सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त के व्याघ्र शैली के जो चांदी के सिक्के होते थे पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। चोल शासकों के सिक्कों पर बाघ का चिन्ह अंकित किया गया। इस्सक विजय के स्तंभ में सबसे प्रबल प्रमाण चंद्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राओं का है। इन मुद्राओं का वजन 33 ग्रेन हुआ करता था। नेक्स्ट है ललितादित्य मुक्तापीड़ के सिक्कों पर ढेर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मिलता, मतलब इसका जो ढेर है इसका जो ज्यादा मात्रा मिला है बांदा जिले से प्राप्त हुआ है। चोल शासक राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति, मुरलीधर मतलब भगवान कृष्ण की आकृति मिलती है। गौड़ शासक शशांक के सोने के सिक्कों पर नंदी से टीके, शिव और हाथी के साथ लक्ष्मी का अंकन मिलता है। देखिए शशांक के सिक्के पर नंदी और शिव और हाथी और लक्ष्मी का अंकन मिलते हैं। सातवाहन मुद्राओं पर प्रायः प्राकृत भाषा और गुप्त मुद्राओं पर संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया। मतलब जो सातवाहन वंश के सिक्के इनमें गुप्त भाषा माफ कीजिएगा प्राकृतिक भाषा का उल्लेख है और जो गुप्त मुद्रा है उसमें संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है। गुंडो फर्नेज ने सर्वप्रथम सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि प्राप्त का प्रयोग किया। तो गुंडो फर्नेज इसने सबसे पहले उपाधि धारण किया देवव्रत की। आगे यहाँ पर दिया कर्दमक शक शासकों ने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी। भगीले की मुद्रा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन कुशाण शासक हुइस्क के सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट डे कनिष्क के शासकों पर आच्छरदाओं देवी का अंकन किया गया। भारत में शीशे के सिक्के सिर्फ सातवाहन और हिंद यवन शासक स्ट्रैटो द्वितीय ने चलाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर कृष्ण बलराम प्रकार की मुद्रा अगाथोक्लीज ने चलाया था। बैल प्रकार की मुद्रा स्कंदगुप्त ने चलाया। यौधेय शासकों के सिक्कों पर कार्तिकेय और कृतिका की आकृति मिलती है। तो दोस्तों ये छोटी सी क्लास रही जिसमें हम लोगों ने गुप्त शासकों और प्रमुख सिक्कों के बारे में समझ रखा है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।